मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स विद आरटीएस पे। तो हम लोग अभी तक 3 चैप्टर फिनिश कर चुके हैं, जिसमें पहला प्रॉफिट परसेंटेज, दूसरा प्रॉफिट लॉस और तीसरा बोट एंड स्ट्रीम। आज हम पेट के लेवल से, अभी हमको पता है हमारा पेट का एग्जाम है 20 अगस्त को, तो पेट के हिसाब से हम आपको जितना भी सिलेबस आपके पेट में आ रहा है उसके हिसाब से चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे। उसमें सबसे पहला चैप्टर आपको पढ़ना है औसत। आज हम आपको औसत पढ़ाएंगे जो पेट में आ रहा है, और जितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं उस तरीके के क्वेश्चन सारे हम आपको करवाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि औसत होता क्या है। तो औसत का सीधा सा मतलब होता है कि जितनी भी संख्याएं दे रखी हों उन संख्याओं का योग, मतलब कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। अब कुल संख्याएं का मतलब वो काउंटिंग में कितनी है। आप लोगों ने 10th में समांतर माध्य निकालना पढ़ा होगा, तो बिल्कुल समांतर माध्य के जैसे समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग कि सारी वैल्यूज को जोड़ लेते थे, फिर जितनी वो वैल्यूज नंबर ऑफ क्वांटिटी, जितनी हम नंबर ऑफ होती थी उतने नीचे रखकर हम लोग निकाल देते थे। उसी तरीके से जैसे हमको 5, 6, 8, 10 और आपको 12 इसका समांतर माध्य निकालना हो, औसत निकालना हो, तो हम लोग क्या करेंगे कि कुल संख्याओं का योग ऐड कर लीजिए। 6, 5, 11, 11, 5, 19 और 19 to 21, then 31, then 41 बाई 3 to 5 नंबर है बटे 5। ठीक, कट कर लीजिए। 5, 8 जा 5, 5 तो कितना आ जाएगा एवरेज आपका 8.5। लेकिन इतना करने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ये तो बेसिक तरीका है, लेकिन हमें पता है कि हमें जितना ज्यादा हम टाइम बचा पाए एग्जाम में हमारे लिए उतना ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो देखिए कुछ ट्रिक्स हैं, उन पे आप फॉलो कीजिएगा और बहुत ध्यान से देखिएगा, हो सकता है वो आपके काम की हो। सबसे पहला रूल देखिए कि अगर संख्याएं सम हो, जो दी गई संख्याएं हैं वो सम हो। जैसे हमने लिखा 7, 8, 9, 10, 11 देन 12। दी गई संख्याएं अगर नंबर में सम हो तो जरा देखिए 3 to 6 कैसी हैं ये। 6 कैसा होता है, सम है। पहली चीज, जो दी गई संख्याएं हैं वो नंबर में क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। और दूसरा रूल है कि वो रिस्पेक्टिवली होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए, क्रमागत होनी चाहिए। ठीक है ना, कैसी होनी चाहिए, क्रमागत होनी चाहिए। जैसे 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12। पहली चीज, या तो फिर उनके बीच जो गैपिंग है वो बराबर बराबर की होनी चाहिए। पदों का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे 7 और 8 के बीच कितना अंतर है, 1 का। 8 और 9 के बीच अंतर कितना, 1 का। तो सबके बीच कितना कितना डिफरेंस है, 1 का। पहली चीज कि जो संख्याएं हैं वो क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। दूसरी चीज, जो उनके बीच का जो डिफरेंस है या तो वो इक्वल हो या फिर वो रिस्पेक्टिवली हो, क्रमशः हो, लगातार हो, क्रमागत हो, कुछ भी हो। तो क्या रूल होता है, जब ऐसा होगा तो हमेशा बीच की नंबर्स को ऐड कर लीजिएगा। 10 और 9 कितना हुआ, 19, और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। इनका एवरेज 9.5 ही आएगा। देख लीजिएगा आप करके। देखिए भाई, हम बेसिक फॉर्मूले से अगर करके चेक करते हैं तो कितना हुआ, 8, 7, 15, 15, 5, 20, 24, 24, 10, 34, 1, 35, 10, 45, 45, 2, 47, 47 और 10, 57। संख्या कितनी है, 6। ठीक है ना, देखिएगा 6, 9 जा 54, 3 बचा 0 और 6, 5 जा 30। आंसर कितना आया, 9.5। दोनों से आंसर सेम आएगा, बस थोड़े से आपको प्रैक्टिस की जरूरत है कि अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपसे कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का नहीं छूटेगा। ये हमारा आपसे वादा है। तो ये तो सम के लिए है। अब आप सोच रहे होगे तो सम के लिए रूल है, तो विषम के लिए क्या रूल होगा। एक चीज फिर हम आपको याद दिला रहे हैं कि जो ये बीच का डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला वर्क करेगा। अगर बीच का डिफरेंस इक्वल नहीं है तो ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। अब मान लेते हैं ये संख्या विषम है, मान लेते हैं यहाँ पर 6 आ गया। अब ये संख्या कैसी हो गई, ये संख्या हो गई विषम। तो विषम के लिए क्या रूल है, वो तो सेम ही है कि पदों का अंतर समान होना चाहिए, या तो वो लगातार होनी चाहिए या तो वो क्रमशः होनी, कैसे भी हो ये तो समान रहेगा। लेकिन विषम में होता क्या है,
सब में क्या करते थे कि जो बीच की संख्याएं होती थी, जैसे हमने देखा था 9 और 10 बीच में आ रहे थे भाई, 7 8 और 11 12 किनारे बीच में कौन आ रहा था, दो संख्याएं बीच में जो आ रही थी उनको लेना है, ऐड करके बाई 2 कर देना था, तो 9.5 हमारा आंसर आ गया था। विषम में हम क्या करेंगे, जो हमारी संख्या बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में पड़ेगी, जो हमारी संख्या बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में, देखिए इधर से 3 छोड़ दीजिए, इधर से 3 छोड़ दीजिए, बीच में कौन पड़ रहा है आपका 9, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। सीधे आप बता सकते हैं कब, जब उन संख्याओं को काउंट करें तो उनका जो नंबर है वो कैसा आना चाहिए, विषम। आप इनका निकाल लीजिए, देखिए 57 आपका ऐड करने गया था, 57 में 6 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 63, कितना हो जाएगा 63, और संख्या कितनी हो जाएंगी 7, तो 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 9 जा 63। बेसिक से करोगे तब भी 9 आएगा, बाई ट्रिक करोगे तो तब भी 9 आएगा। उम्मीद करते हैं कि ये तरीका आपको समझ में आया होगा कुछ। अब मान लो अगर हमें लगातार संख्याएं नहीं मिलती हैं तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसका भी तरीका है। देखिए जैसे क्वेश्चन दे रखा है 10, 12, 15, 17, 18 और 24। अब भाई इसमें देखिए समान नहीं है, देखो 10, इसके बीच 2 का गैपिंग, इसके बीच 3 का गैपिंग, फिर इसके बीच 2 का, फिर इसके बीच 1 का, इसके बीच 6 का, तो ये क्या समान नहीं है। इसके लिए क्या होगा, तो देखो बहुत इजी मेथड बता रहे हैं। आप इनमें से फर्स्ट और लास्ट नंबर को देखिए, ये 10 है, ये 24 है, 10 और 24 के बीच का कोई भी नंबर आप अपनी तरफ से मान लीजिए। हमने माना कि वो संख्या मान ली हमने 16, कितना मान लिया 16। आपको 10 से 24 के बीच में कोई भी नंबर माननी है, तो हमने कितना माना 16। अब इस 16 से इन नंबर्स को देखना है कि ये नंबर कितना ज्यादा है या कितना कम है। जरा देखिए 10 16 से कम है कितना, माइनस का 6, ये कितना कम है माइनस का 4, ये कितना कम है माइनस का 1, ये कितना ज्यादा है प्लस का 1, ये कितना ज्यादा है प्लस का 2, और ये कितना ज्यादा है प्लस का 8। सारी संख्याएं लिख ली हमने भाई। ये देखो 10 6 16 होता, तो 6 कम था तो माइनस में लिखेंगे, जो कम है वो माइनस में लिखेंगे, जो ज्यादा है वो प्लस में लिखेंगे। फिर इनको सॉल्व कर लेंगे, जैसे लिखा है वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। 6 4 कितना होता है 10 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आएगा माइनस का 10, क्योंकि हमेशा साइन किसका लगता है, जो संख्या बड़ी होती है। इसको सॉल्व कर लो, -1 + 1 0 हो जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 8 और 10 प्लस का 10 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 10 लिख देंगे, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0। फिर से सुन लीजिएगा, जो भी नंबर मानेंगे उनके बीच का डिफरेंस लिख देना है कि कितना ज्यादा है या कितना कम है। लिखने के बाद उनको ऐड कर लेंगे हम। ऐड करने पर जो भी आंसर आएगा, जितनी नंबर्स होंगी, कितनी नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 से क्या कर देंगे हम लोग डिवाइड कर देंगे। जितनी नंबर होंगी उतने से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो कितना मिला 0। जो आंसर मिलेगा अगर ये पॉजिटिव में मिले तो यहां पर ऐड करना है, अगर ये निगेटिव में मिले तो यहां से आपको सब्सट्रैक्ट करना है। तो देखिए जब 10 से 10 यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव का हमको 0 मिलेगा, तो हम 16 को क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे, तो 16 + 0 = कितना आ जाएगा आंसर आपका 16। अब मान लो यहाँ पर माइनस का 1 मिलता हमको या कुछ भी ऐसा मिलता, तो जो मिलता हमको यहाँ ये जरूरी नहीं कि आपका कट जाए, हो सकता है आपको ये 3/6 मिल सकता था। तो आप क्या करेंगे, सॉल्व करने का पॉइंट में जो भी आएगा उसी के हिसाब से आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये तरीके हो गए आपके सम, विषम और लगातार अगर नहीं है तो 3 तरीके के क्वेश्चन हो गए हैं ये, और इन पे क्वेश्चन बनते ही हैं। देखिए ये प्रश्न देखिए कि 39 48 51 63 75 83 x और 69, अगर इनका जो एवरेज है वो 60 हो, इनका एवरेज कितना है 60 हो, तो x की वैल्यू बताओ। ऐसे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। देखिए हम आपको 2 टाइप के क्वेश्चन पहले बताए हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे आते हैं, तो उसी का एक ये भी फॉर्म है। तो इसको देखिए करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इसका एवरेज हमें पहले से गिवन है कि इसका एवरेज कितना है, हमें 60 है। अच्छा, हम जब एवरेज पहले से गिवन होता है तो हमें क्या करना है कि जो जितना, जैसे हमने इसके पहले वाले में बताया था कि जितनी वैल्यू कम है उसको माइनस के साथ, जितनी वैल्यू ज़्यादा है उसको प्लस के साथ, उसमें एवरेज हम माने थे, इसमें एवरेज हमको पहले से दे रखा है। तो देखिए 60 और 39 में ये कितना कम है, इससे ये 29 कम है, ये इससे कितना कम है 12 कम है, ये इससे कितना कम है माइनस का 9 कम है, ये इससे कितना ज़्यादा है प्लस का 3 ज़्यादा है, ये इससे कितना ज़्यादा है प्लस का 15, और ये कितना ज़्यादा है प्लस का 23, और इससे मतलब ही नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। ये इससे कितना ज़्यादा है प्लस का 9 ज़्यादा है।
ठीक है, ये हम लिख लेंगे, जो जितना ज़्यादा होगा उतना कम होगा, इसको लिख लेंगे। और उसके बाद इन सबको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो इनको सबको आप जब सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 8, कितना आएगा, प्लस का 8, आप सॉल्व कर लीजिए 8 ही आएगा। ठीक है, इन जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके भी दिखाया था, तो इसको सबको सॉल्व करेंगे तो हमारा 8 आएगा। फिर हम लोगों ने क्या किया था, हमने कहा था जो भी वैल्यू आएगी उसमें नंबर ऑफ काउंट, जितनी भी संख्याओं में ये लिखी होंगी नंबर्स, उससे क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। तो ज़रा देखिए ये कितनी संख्याएं हैं, बट उसमें क्या पूछ रहा था हमको कि उनका एवरेज बताओ। इसमें हमसे क्या पूछ रहा है कि उनका औसत कितना 60 है, तो x की वैल्यू बताओ। बस आप इतना यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो ये 8 आया है इसको इन नंबर से डिवाइड ना कर देना। क्यों, क्योंकि ये डिवाइड करना है किसमें, जिसमें एवरेज निकालना होगा उसमें डिवाइड करना होता है, और तब ऐड करना होता है, और जिसमें एवरेज हमको पहले से दे रखा हो उसमें डिवाइड नहीं करना है। जो भी वैल्यू आए, प्लस में अगर आए तो वैल्यू को घटा दीजिएगा, माइनस का 8, आंसर कितना आ जाएगा 52। अगर ये माइनस में आता तो जो भी एवरेज है उसमें हम ऐड करके आंसर को बता देते। दोनों का टाइप थोड़ा सा डिफरेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। उसमें क्या करते थे, इतना तो करेंगे उसमें भी, बट उसमें जो ये आंसर आता है इसको फिर जो भी नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 से आप डिवाइड कराते। डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर मिलता वो हम जो भी मान रखे थे एवरेज में, जितना माना था, जैसे हमने x बराबर 16 माना है उसमें, तो उसमें हम ऐड कर देते या माइनस में आता तो घटा देते। इसमें क्या करना है, ये तो सब करना है, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी साइन का बहुत ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव में आएगी तो उसको क्या करना, सब्सट्रैक्ट कर देना है। अगर ये निगेटिव में आएगी तो उसमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद कुछ फॉर्मूले देख लीजिएगा कि अगर n क्रमागत संख्याएं हैं, क्या हों, n क्रमागत संख्याओं का औसत a हो तो, n क्रमागत संख्याओं का औसत a हो तो अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या आपसे पूछी जाती हैं। अधिकतम संख्या बताओ और न्यूनतम। तो अधिकतम संख्या बताने के लिए कुछ नहीं करना, आपको इतना याद रखना है कि जो एवरेज आए और प्लस 9 - 1/2, जो एवरेज आए, जो भी एवरेज दे रखा हो, प्लस 9 मतलब जो नंबर दे रखी हूँ 1/2। अगर न्यूनतम संख्याएं पूछे, न्यूनतम संख्या है तो कुछ नहीं करना, a - n - 1/2। ठीक है, यहीं पर आप देख लीजिएगा कि अगर सम या विषम पूछे, सम या विषम, सम या विषम, याद रखिए n होनी चाहिए, n क्रमागत लिख देते हैं। n क्रमागत सम या विषम संख्याओं का औसत a हो तो अधिकतम संख्या बराबर, या अधिकतम संख्याएं जो भी आपसे पूछा जाए, अधिकतम संख्या बराबर a + n - 1। इसमें डिवाइड नहीं कराना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसमें डिवाइड नहीं कराना है। और न्यूनतम बराबर a - n - 1/2। अब एक चीज़ यहाँ से आप सीख लीजिएगा कि जो हमारा एवरेज होता है, जो हमारा एवरेज होता है वो हर किसी नंबर का उतना ही एवरेज होता है। जैसे ये हमको नंबर दे रखी है, अगर कह दें इनका एवरेज 30 है तो इसका मतलब है कि इसका भी एवरेज 30 है, 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 और इसका भी एवरेज 30 है, इसका भी एवरेज 30 है, इसका भी एवरेज सबका बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसी पे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग लगा डालेंगे कि सबका एवरेज क्या होता है, बराबर होता है। देखिए क्वेश्चन कि यदि पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 2 गुना है, यदि पहली 3 संख्याओं का, फर्स्ट, सेकंड, देन थर्ड और देन ये फोर्थ, पहली 3 संख्याओं का जो औसत है वो चौथी संख्या का 2 गुना है। अगर हम मान लें कि ये x है चौथी संख्या
तो इन तीनों का एवरेज कितना हो जाएगा 2x है। फिर आगे क्या कह रहा है कि यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत क्या हो 12 हो तो चौथी संख्या ज्ञात करो। चारों संख्याओं का औसत कितना है 12 है। ठीक, हमने मान लिया चारों संख्याओं का औसत। संख्याएं कितनी हैं 4 हैं संख्याएं। अब देखो अभी हमने क्या बताया था कि जब कभी भी जितनी एक संख्या होगी, अभी बताया था मैंने कि एवरेज सबका क्या होता है बराबर होता है। तो इसका मतलब पहली संख्या का भी औसत 2 होगा, इसका भी 2 होगा, इसका भी 2 होगा। तो कुल मिला के कितना औसत हो गया भाई 2 इसका है, 2x इसका भी होगा, 2x इसका भी होगा, 2x इसका भी होगा। कुल मिला के कितना हो गया 2 2 4 2 6 और ये 1 7। तभी तो चारों संख्याएं होंगी जबकि, तो कितना हो गया आपका ये 7x। ठीक है। अच्छा यहाँ से देखिए उसके बाद x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, कितना हो जाएगा 48 इक्वल टू 7x। देन x बराबर 48/7। कट करो इसको, तो 7 6 जा कितना बचा 6 बचा, फिर पॉइंट लगा देंगे, फिर 7 8 जा, तो कितना जाएगा x का मान लगभग में 6.9 हम कह सकते हैं, लगभग में 6.9 आ जाएगा। तो ये चीज़ हम आपको यहाँ पे इसके पहले इसीलिए हमने बताया था कि प्रत्येक संख्या का औसत क्या होगा बराबर होता है। तो इन क्वेश्चन को आप ऐसे ही करिएगा, इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता, बहुत इजी तरीका है। बस आप ये जो डाटा कह रहा होगा वो इसका 2 गुना है, वो इसका 3 गुना है, पहली संख्या दूसरी संख्या की इतनी गुनी है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की इतनी गुनी है, चौथी संख्या तीसरी संख्या की इतनी गुनी है, चाहे जो कहे वो आप वैल्यू बना लीजिएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन कह रहा है उस क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा कि 8 क्रमित संख्याओं में मध्य की 2 संख्याओं का औसत 6 है। 8 क्रमित संख्याओं में मध्य की जो संख्या 8 क्रमित संख्या मान लो फर्स्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ और 8th। 8 क्रमित संख्याओं में मध्य की 2 संख्या, मध्य की 2 संख्या कौन है, यही तो होंगी। ठीक है, मध्य की 2 संख्याओं का औसत कितना है 6 है। ठीक है, तो 8 संख्याओं का योग कितना होगा। अच्छा देखिए मैंने आपको बताया था एक चीज़ कि जब संख्याएं सम होंगी, तो जब देखो ये संख्याओं की संख्या कैसी है 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 8 क्या है सम है। जब सम संख्याओं का मैंने कहा था औसत निकालने के लिए, तो हम लोग क्या करते थे कि जो मध्य की 2 संख्याएं होती थी उनको बाई 2 कर देते थे। तो ये क्या आता था, ये आता था हमारा औसत। कब, जब उन संख्याओं की जो संख्या क्या होती थी सम होती थी। कहने का मतलब है ये हमारा जो ये 6 है ये पूरा 8 संख्याओं का औसत है। कैसे है ये देखिएगा कैसे है भाई, संख्याएं ये 8 हैं, मध्य की 2 संख्याओं का औसत 6 है, तो जो मध्य की 2 संख्याओं का औसत होता है वहीं तो पूरी संख्याओं का औसत होता है। यहीं तो बताया था कि जब संख्याएं जो है वो सम होंगी भाई, सबके बीच जब क्रमागत है तो इसका मतलब है कि हमने उसमें ये भी बताया था कि क्रमागत होनी चाहिए या उनके बीच अंतर समान होना चाहिए। तो हमको पता चल गया कि सारी संख्याओं का औसत कितना है 6 है। तो आपसे पूछा है उसने कि तो बताओ 8 संख्याओं का योग क्या होगा, तो योग कितना होगा 8 × 6 कितना हो जाएगा योग 48। इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ आपको सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा सा लगाना था कि ये क्या दे रखा था क्वेश्चन, उसके हिसाब से हमें कर देना था। अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। कौन सा वाला, कि सचिन की 11 पारियों में एक निश्चित औसत रन है। 11 पारियों में क्या है उसका एक निश्चित है, पता नहीं क्या है। ठीक है, उसने अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाए। 12वीं पारी में कितने रन बनाए 120 रन बनाए और औसत रन में 5 रनों की वृद्धि कर दी, तब उसका नया औसत बताइए। कितने रनों की वृद्धि हुई है 5 रनों की वृद्धि हुई। अच्छा एक चीज़ आप बताना, जो ये औसत हमने भी बताया था आपको, जब कोई चीज़ घटेगी या बढ़ेगी तो वो पूरे में सब में बढ़ता है। तो अगर 12 पारियों में जो उसने रन बनाए हैं उसमें 5 रनों की वृद्धि हुई, इसका मतलब 11 पारियों में भी तो वृद्धि हुई होगी, क्योंकि औसत सबका क्या होता है समान होता है। तो देख लेते हैं कि कितनी वृद्धि हुई है, तो 11 × 5, तो कितने रनों की वृद्धि हो चुकी थी 55 रनों की वृद्धि हो चुकी थी। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, यदि आपसे कह दे वृद्धि हो गई थी तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है सब्सट्रैक्शन कर देना है, घटा देंगे। कितना हो जाएगा 10 से 5 गया 5 और 11 से 6 गया, 11 से 5 गया 6, कितना हुआ 65 रन। अब अगर कह दे इतने की कमी हो गई है तो वही चीज़ यहाँ पर ऐड कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि
35 छात्रों की कक्षा का औसत भार 47 सही 1/2 kg है। 35 छात्र हैं और उनका जो औसत भार है 47 सही 1/2 kg। इसको हम 47.5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यदि अध्यापक का भी भार जोड़ दिया जाए तो 35 छात्र थे, अध्यापक भी हो जाएगा तो कितने लोग हो जाएंगे, 36 लोग हो जाएंगे, ठीक। अध्यापक का भार जोड़ दिया जाए तो 1/2 kg भार बढ़ जाता है। मतलब पहले था 47.5, अब भार जब 1/2 बढ़ जाएगा इसका मतलब 0.5 बढ़ गया, और 0 बढ़ गया इसमें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 48। कितना बढ़ गया 48 हो गया। अच्छा अब देखिए अगर 1/2 बढ़ा है तो 1/2 जो बढ़ा होगा वो इससे 35 जो छात्र थे उनमें भी तो 1/2 बढ़ा होगा, क्योंकि औसत हर जगह क्या होता है, समान होता है, ठीक है। तो 1/2 kg से अगर इसको मल्टीप्लाई हम लोग कराएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 17.5 kg। ध्यान देना यहाँ पे क्या है कि भार जो है बढ़ गया है। अब पूछ रहा है उसने तो अध्यापक का भार बताइए। तो अध्यापक का भार जो है वो जो शुरू में भार होगा और जो नया भार होगा उसको ऐड करके निकालेंगे तभी तो अध्यापक का भार हो, क्योंकि जब एवरेजन पूरी वैल्यू बढ़ रही है तो हम क्या कर देंगे, इसमें अध्यापक का भार ऐड कर देंगे। तो 17 पर ऐड कर दीजिए, कितना हो गया आपका ये 5 8 7 15 4 1 5 1 6, कितना हो गया आपका 65.5, ठीक है। अब इसमें मत करना, पारियों वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। ये मत करिएगा कि उसमें ये कर दीजिएगा कि वो हो जाए, ठीक। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना कि पारी वाला जो क्वेश्चन है उसमें अपोजिट करते हैं, और ये जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनमें सब में क्या जो कहेगा बढ़ेगा तो बढ़ाना है, घटा रहा होगा तो घटाना है। पारियों वालों में क्या कह रहा था, जिसमें पारी वाले क्वेश्चन होंगे, जो क्रिकेट वाले क्वेश्चन होंगे, अगर कह रहा है बढ़ा दीजिए, रनों में इतनी वृद्धि हो गई तो रन उसमें जो भी आए वैल्यू उसको घटा दीजिएगा, अगर कह रहा है कमी हो गई तो उतने रनों को बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। कि क्वेश्चन कह रहा है कि 30 बालकों की औसत आयु 12 वर्ष। 30 जो बालक हैं उनकी औसत आयु कितनी है, 12 वर्ष, ठीक है। जब उनमें 2 नए बालक और आ गए, तो जब नए बालक जो 2 और आ गए तो बालक अब कितने हो जाएंगे 32, ठीक है। 2 बालक आ गए तो उनकी औसत आयु 1/4 वर्ष बढ़ जाती है, 1/4 वर्ष बढ़ जाती है। तो पहले थी 12, तो 12 का 1/4 कितना हो जाएगा 3 महीने। तो इसका मतलब अब कितनी हो गई होगी 12 मंथ, कितना दिया था 12 वर्ष, 12 ईयर 3 मंथ। अब 32 की ये हो गई होगी। अच्छा एक चीज़ बताओ, जब 1/4 बढ़ेगी तो इससे पहले वालों को भी तो 1/4 बढ़ी होगी, भाई इनकी भी तो 1/4 बढ़ी होगी ना। तो 1/4 निकालिए, कितना हो जाएगा यार 7.5, 7 चौक 28 और 4 पंचे 20। 1/4 नहीं, हमको मंथ में निकालना है। कितना हुआ था 3, तो 3 वर्ष 3 मंथ है ये, तो 3 मंथ ये भी बढ़ेगी, तो कितने मंथ बढ़ जाएगी आपकी 90 महीने, ठीक है। कह क्या रहा था, ध्यान से देखिए यहाँ पे 1/4 मत कर दीजिएगा, 1/4 वो वर्ष दे रखा है आपको, और हम निकालेंगे तो इसके हिसाब से निकालेंगे, क्योंकि इसमें कितनी बढ़ोतरी, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर क्या हुआ 12 मंथ 3 महीने, तो जो 3 महीने बढ़े हैं वहीं 3 महीने हम यहाँ पर चेक करेंगे, क्योंकि पूरे एवरेज में हमको बढ़ाना होता है। वो हो गया आपके 90 महीने। कितने महीने बढ़ा आपका 90 महीने बढ़ा। आगे पूछता क्या पूछ रहा है आपसे, तो नए जो बालक हैं उनकी आयु ज्ञात कीजिएगा। जो नए बालक हैं उनकी आयु, तो बालक नए कितने आए हैं 2, इन 2 बालकों की वजह से ही आयु कितनी बढ़ गई है 90 मंथ बढ़ गई है। तो एक बालक की वजह से कितनी बढ़ेगी 45 मंथ, ठीक है। तो 45 मंथ को आप डिवाइड कर लीजिए, कितना आ जाएगा ये आपको 12 से डिवाइड कर लीजिए, पता चल जाएगा। ये हो गए 3 ईयर और 3 ईयर तो 9 मंथ्स, ठीक है। 3 ईयर 9 मंथ्स आ जाएंगे। तो ये आयु क्या हुई बढ़ गई, तो अब यहीं आयु क्या कर देना, यहाँ भी बढ़ा देना है। तो ये कितना होगा 3 ईयर और 9 मंथ, तो ये 12 3 15 हो जाएगा, और 9 3 12, 12 मंथ ये भी हो जाएंगे। ये ईयर हैं, ये 12 मंथ मिलकर कितने हो जाएंगे 16 ईयर हो जाएंगे। तो एक बालक की 16 ईयर है, तो इसके मतलब दूसरे बालक की भी कितनी होगी
16 है, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं दे रखी थी कि बालक दोनों अलग अलग हैं। तो जो एक बालक की निकाल लीजिए, जो एक बालक की होगी वहीं दूसरे बालक की होगी। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इससे पहले क्वेश्चन में हमसे पूछते थे कि तो नया औसत बताइए, बट इसमें नया औसत नहीं पूछा है, इसमें पूछा है उन दोनों जो बालकों की है वो आयु क्या होगी। तो देखिए प्रश्न कि दो संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की 2 गुनी है और तीसरी संख्या की 3 गुनी है। तो लिख लेते हैं भाई कि पहली संख्या देन दूसरी संख्या जो है, दूसरी संख्या पहली संख्या की 2 गुनी है, दूसरी संख्या पहली संख्या की 2 गुनी है। पहली संख्या अगर 1 है तो दूसरी संख्या कितनी है, 2 है, ठीक है। तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है, तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है। तो दूसरी संख्या ही तो है, तो फिर दूसरी संख्या लिख लेते हैं और तीसरी संख्या लिख लेते हैं, ठीक है। ध्यान से समझ लीजिएगा, जो कह रहा था कि दूसरी संख्या पहली की 2 गुनी है, तो हमने मान लिया पहली 1 है तो दूसरी कितनी होगी, 2 है। और तीसरी संख्या की 3 गुनी है, तो ये दूसरी संख्या की बात कर रहा है, तीसरी संख्या की है 3 गुनी है। तो ऐसा कुछ मानिए कि ये 3 गुना आ जाए किसी का। तो अगर हम इसको मान लेते हैं ये 3 है पहली संख्या, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2 गुना 3 का कितना हो जाएगा, 6 हो जाए इसका 2 गुना। और तीसरी संख्या की 3 गुनी है, तब तो बन नहीं पाएगा भाई। देखिए भाई क्वेश्चन क्या है कि 3 संख्याओं में से, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता दूं कि संख्याएं मानने में हमको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। मोस्टली स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको संख्याएं मानने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। मोस्टली ऐसे होते हैं जिनको कोई भी दिक्कत नहीं होती, बस इसमें समझने का एक लॉजिक है। तो मैं आपको एक सिंपल सा वे बता दे रहा हूँ। जिस संख्या की बात करें 2 रेशियो में, जैसे दूसरी संख्या को पहली संख्या से कनेक्ट कर रहा है, फिर दूसरी संख्या को ये तीसरी संख्या से कनेक्ट कर रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या की 2 गुनी हो, तो जिस संख्या की बात ये 2 बार करे उसको आप x मान लीजिए, क्योंकि दोनों बार दूसरी संख्या की बात कर रहा है। दूसरी संख्या पहली संख्या की 2 गुनी है और तीसरी संख्या की 3 गुनी है, इसका मतलब दूसरी संख्या की बात कर रहा है। तो पहली संख्या की 2 गुनी है तो इसका हाफ कर दो। देखिए इसका 2 गुना है कि नहीं भाई, x/2 है, तो अगर इसका 2 गुना करोगे x/2 का 2 गुना तो x ही तो आएगा, ठीक है। और तीसरी संख्या की 3 गुनी है तो इसको x/3 कर दो। अब ये इसकी 3 गुनी हो गई। आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा इस तरीके से अगर आप करते हैं तो। कभी भी कोई भी कहे, चाहे 3/4 कहे, चाहे 2/4 कहे, चाहे 3 गुना, चाहे 6 गुना, चाहे 5 गुना, कुछ भी कहे, आपका हमेशा ये क्वेश्चन ऐसे ही लगेगा। तो आगे करेंगे, तीनों संख्याओं का औसत कितना हो, 44 हो। तो तीनों संख्याओं का औसत कितना है, 44। हमने औसत लिख ली, संख्याएं कितनी हैं, 3 लिखनी है और इनका ऐड करके लिख लेंगे। इनका ऐड कितना होगा जरा देखिए, एलसीएम लेंगे, हो जाएगा 6। डायरेक्ट हम लिखकर ही आपको दिखा देते हैं। एलसीएम हो जाएगा आपका 6, तो हो जाएगा आपका 3x, ये हो जाएगा आपका 6x, ये आपका हो जाएगा 2x, ये होल बाई 3 = 44, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, 6 3 9 और 9 2 11, 11x बराबर 11x बटे 6 × 3 = 44। तो 11 4 जा 44 और क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 18 × 4 = 72। आपसे पूछ क्या रहा था, तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर बताइए। तो यहाँ से देखिए पहली संख्या कितनी होगी, पहली संख्या कितनी हो जाएगी 72/2, मतलब पहली संख्या कितनी हो जाएगी 36। और तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी 72/3 24। इनके बीच का डिफरेंस बताया, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका 12 आ जाएगा डिफरेंस। इसमें हम आपको ये चीज़ समझाना चाह रहे हैं कि जब आपसे कभी भी रिलेशन दे रखा हो पहली संख्या या दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या या तीसरी संख्या का, उसमें आपको ये चीज़ देखनी है कि एक ही संख्या का रिलेशन अगर आगे की 2 संख्याओं से या 3 संख्याओं से दे रखा हो तो वही संख्या को आप x मान लीजिएगा और बाकी संख्याओं का उसका हाफ या जो भी कहे 3/4 तो 3/4 कर दो। उसका अपोजिट करना है, 3/4 कहे अगर तो आप क्या कर दोगे उसको 4/3।
2 गुना कहे तो उसको क्या कर दोगे 1/2, 3 गुना कहे तो उसको क्या कर दोगे 1/3। ऐसे करेंगे तो हम कभी भी इन क्वेश्चंस को भूलेंगे नहीं, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न इन चीज़ों में होता है कि अब हम इनको माने। अब मान लो आपसे कह रहा था यही क्वेश्चन कि आपसे कह रहे कि 2 संख्या, इसने क्या कहा था कि दूसरी संख्या पहली संख्या की 2 गुनी है, तीसरी संख्या की 3 गुनी। अब आप घंटों सोचोगे पहली संख्या की 2 गुनी, पहली संख्या क्या माने हम, दूसरी संख्या क्या माने कि तीसरी को माने। इससे बेस्ट है कि आप जिसकी बात करें उसको x मान लीजिएगा और आप आराम से सॉल्व कर लीजिएगा।